हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे समय समय पर अपनी भर्तियां कराती है। इसी भर्ती के क्रम में आज एक और भर्ती का नोटिफिकेशन रेलवे निकाला है। ये बहुत बड़ी भर्ती है। इस भर्ती की क्या प्रोसेस है, इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कब इसमें संशोधन डेट आएगी, आप इसमें कब तक पेमेंट कर सकते हैं और इसमें क्या आपका मेडिकल क्राइटेरिया रहना चाहिए और इसमें जो भी इसकी नोटिफिकेशन में क्या क्या है, इसको हम आपको सभी कुछ बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी ज़रूरी आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका पहले आपको ये जानना है, कोई भी वैकेंसी निकलती है कि उसमें क्या क्या मांगा है, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसके भरने के इच्छुक हैं, इसमें फॉर्म डालने के इच्छुक हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे कि हर एक जानकारी आपको मिल सके। चलिए चलते हैं। ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये रेलवे की वैकेंसी है जिसका CN नंबर है 8/2024। CN नंबर होता है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर, ये इसका CN नंबर है। इसी के तहत ये जो भी आपकी जानकारी होगी वो CN नंबर 8/2024 के तहत आएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th पे कमीशन मैट्रिक्स। इसको पहले हम ग्रुप डी के नाम से जानते थे, लेकिन अभी इसका जो 7th पे कमीशन है तब से इसका नाम चेंज होकर ग्रुप सी लेवल 1 हो गया है। चलते हैं एप्लीकेशन भी डेट देख लेते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये 23 जनवरी है। ये कब से शुरू होने वाले हैं, ये एप्लीकेशन 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी अंतिम डेट है एप्लीकेशन की वो 22 फरवरी रहेगी। 22 फरवरी तक आप कभी भी इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपने अगर पेमेंट कर दिया या किसी कारणवश आपने किसी रस होता है जब आप लास्ट टाइम में फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपका पेमेंट नहीं हो पाया और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आप इसका पेमेंट 23 फरवरी को और 24 जो फरवरी है, इन 2 दिनों में आप दोबारा अपना इसका पेमेंट कर सकते हैं। कभी कभी पेमेंट फील्ड भी होता है तो उसको भी आप 23 और 24 फरवरी को कर सकते हैं। इसके बाद आपने कुछ गलतियां कर दी फॉर्म भरने में तो उसके लिए भी एक संशोधन डेट रखी गई है। जो आप संशोधन है वो 25 फरवरी से 6 मार्च तक कर सकते हैं। इन दिनों के बीच में आप कभी भी कह सकते हैं। करेक्शन फीस रहेगी। इसके लिए करेक्शन फीस कितनी रहेगी वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आइए, ये रहा देखो, पोस्ट नेम क्या है, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 और 7th पे कमीशन मैट्रिक्स। इनिशियल आपका पे क्या रहेगा, ये 18,000 रहेगा। अभी ये 7th पे कमीशन है। 8th पे कमीशन आएगा वो 2026 में आने वाला। इसके बाद आपका लगभग 2 गुना पेमेंट भी बढ़ जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें एनेक्सर दिया है, सभी पोस्टों के लिए एनेक्सर दिया है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। एज क्राइटेरिया का रहेगा, एज 18 to 36। सभी जो भर्तियाँ निकलती हैं इससे पहले भी जो नोटिफिकेशन आए हैं उनमें सभी में एज क्राइटेरिया था 18 से 33 था, लेकिन इसी वैकेंसी में क्यों आपका एज क्राइटेरिया 18 से 36 रखा, क्योंकि ये वैकेंसी लेट हुई है। ये वैकेंसी आने वाली थी लेकिन ये लेट होती गई है, जिसकी वजह से इसमें जो 3 ईयर का है, ये 3 ईयर का इसमें कंसेशन दिया गया। अब जो भी जिनकी आयु 36 ईयर तक है वो भर सकते हैं। और कितनी पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट हैं 32,438, यानी 32,438 पोस्ट हैं। इन पोस्टों को भरने के लिए किस किस जोन में, अलग अलग भारत में जोन है, तो कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं इसके बारे में बात करेंगे और कौन सी पोस्ट अच्छी होती है इसमें, इसके लिए भी हम आपको इसमें बताएंगे। किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो तो सबसे बेटर रहता है। एज लिमिट कब से काउंट होगी, एज लिमिट है वो 1/1/2025 से आपकी काउंट होने वाली है। इसमें एज लिमिट में कंसेशन भी मिलता है, वो किसको कंसेशन कितना मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपका कोई भी कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगा। प्रॉब्लम है उसके लिए आप हमारे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो आपको हर एक जानकारी आपको दी जाएगी। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A2 के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है, A3 के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है, इसके बारे में भी आप देख लें।
B1 के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है ये भी आप देख सकते हैं। B2 के लिए स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, C1 के लिए और C2 के लिए। इसमें मेन प्रॉब्लम होता है विजन का। आप कहीं PWD नहीं है, बस इतना अंतर रहता है। और कुछ मेडिकल में ज़्यादा इशू नहीं रहता है। मेडिकल में सभी बच्चे पास हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसमें सिटीजनशिप कौन कौन भर सकते हैं, वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का। ये सिटीजनशिप के बारे में दिया है। एज लिमिट दिया है, देखो यहाँ पे एज लिमिट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 18 to 33। ये कोई भी नोटिफिकेशन है। प्रिस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स, कोई भी नॉर्मल कोर्स के लिए ये एज लिमिट रखते हैं कितने, 18 से 33। लेकिन इसके लिए जो एप्लीकेशन ये है CN 8/2024, इसके लिए रखी गई है 18 से 36 साल, इसलिए इसके 3 साल छूट दी गई है। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है कम्युनिटी में, वो कैसे मिलता है, उसके लिए आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आप OBC हैं तो OBC सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, अगर SC हैं तो आपको SC का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और इसमें जो सर्टिफिकेट आपको लगाना है वो रिसेंट अभी टाइम है, आप अप्लाई कर दें, ऑनलाइन आजकल सभी में बनता है, तो उसको आप अप्लाई कर देंगे तो जल्दी से जल्दी लगभग 10 से 15 दिन में बन के आ जाता है। तो इसके लिए भी जानते हैं जो नॉन क्रीमी लेयर है OBC, इनके लिए 3 साल की छूट मिलती है, और SC ST इनके लिए 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको UR में 3 साल की और OBC में 6 साल की और SC ST में 8 साल की छूट मिल जाती है। इसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको और छूट मिल जाएगी। UR है तो 10 साल की, OBC 13 साल की, ST में 15 साल की। अगर आप ग्रुप C में एम्प्लॉयड हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपकी अपर एज होनी चाहिए, वो 40 ईयर होना चाहिए, और OBC की 43 और SC ST की 45 साल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे तो इसके और कुछ डिटेल दी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जो आपकी मुख्य डिटेल रहेगी वो हम आपको इसमें पूरा बताने वाले हैं। एग्ज़ाम फीस किसके लिए क्या रहेगी, एग्ज़ाम फीस आप देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट, जैसे आउट ऑफ 500 ऑफ अमाउंट 400 विल बी रिफंड ऑफ ड्यू टू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑफ एप्लीकेशन इन CVT। जो भी CVT में अपीयर होंगे, अपीयर होने के बाद जब रिजल्ट पूरा हो जाएगा फाइनल, तो आपका जो 500 रुपये, अभी तो आपको जो OBC हैं UR है इनको 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और SC ST कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और जो SC ST कैंडिडेट का है, जब आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन होने के बाद 250 पूरा रिटर्न कर दिया जाएगा। और जो OBC और UR है इनका 100 रुपये, और जो बैंक चार्ज है इसके अतिरिक्त बकाया पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा आपके सेम अकाउंट में। इसलिए भी आप कहीं भी अगर फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, खुद से ऑनलाइन करते हैं या किसी भी कैफ़े पे करवाते हैं, तो अकाउंट नंबर उनको बोलना अपना डालने के लिए, अपना अकाउंट नंबर डलवाना, जिससे कि आपको अगर ये रिफ़ंड पैसा आएगा तो आपके अकाउंट में आएगा, तो आपको सुविधा हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेमेंट आने में। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे तो फिर पहुँचेंगे। हाँ, और एक और बात है, जैसे कि वैकेंसी है ये, इसके लिए तैयारी कहाँ से करेंगे, इसको भी हम आपको बताएंगे कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, कहीं भी आप अगर एम्प्लॉय हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब के लिए लेना पड़ेगा, कब आपको देना पड़ेगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड बी प्रोड्यूस NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको NOC वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपको पास NOC नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद आपको प्रोसेस क्या रहेगी सिलेक्शन की, इसके बारे में बताया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है इसके बारे में बताया, जैसे कि कैंडिडेट अप्लाई टू ऑनलाइन होना है, उसके बाद CVT होगा, CVT होने के बाद PT होगा, PT के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके बाद मेरिट बनेगी, और इसके बाद इन्होंने बोला है इंफॉर्मेशन ऑफ डेट ऑफ CVT PT DV और मेडिकल ऑफ एनी अदर एडिशनल एक्टिविटी विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स थ्रू RRB वेबसाइट और SMS ऑन ईमेल। आप इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन करें
तो ऐसा ईमेल भरें जिसको आप चालू रखें फुल ईयर जब तक एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती, और मोबाइल नंबर भी ऐसा रखें जो हमेशा आपका चालू रहे। इसके बाद इसके में CBT होगा, उसमें सब्जेक्ट क्या रहेंगे उसको भी जान लेते हैं थोड़ा। जो इसमें जनरल साइंस है, जनरल साइंस रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा और जनरल अवेयर्स या करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें क्वेश्चन रहेंगे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल साइंस के, 25 मैथ के, 25 30 जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 20। इस प्रकार 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वो कितनी रहेगी? 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका सही एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा। इसके लिए आपके ये मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा ये पूरा सिलेबस दिया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे चलेंगे तो आगे और महत्वपूर्ण जानकारी क्या रहेगी आपके लिए, उसको भी हम देखते हैं। जिस टाइम आपका DB होगा उस टाइम आपको ये जो फॉर्मेट दिया है एनेक्सर 1, ये SC ST के लिए है। इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और ये फॉर्मेट है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए एनेक्सर 2। ये OBC को इस फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद ये इनकम सर्टिफिकेट के लिए है, जिसकी इनकम कम है उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और जिसमें फीस कंसेशन लिया उसके लिए मस्ट हो जाएगा ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना। अगर आप ये बनवा के नहीं ले जाते हैं इनकम सर्टिफिकेट तो वहाँ पे आपको DB में वो प्रॉब्लम कर देंगे। इसके बाद आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, पोस्ट क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, और इसके लिए क्या है इसमें क्वालिफिकेशन रहेगा इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सही से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट आपको समझ में आ रहा होगा। नेम ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट डिपार्टमेंट क्या होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, और इसमें सुटेबिलिटी फॉर पर्सनल डिसेबल बेल्ट, जो इसका सुटेबिलिटी क्या है PWD कैंडिडेट के लिए, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, इसको आप पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे जो पोस्ट क्या क्या है। असिस्टेंट SNT है, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट कैरेज वैगन है, असिस्टेंट लोको पायलट है, और असिस्टेंट लोको साइड है, असिस्टेंट ऑपरेटिंग है, असिस्टेंट PV है। इसके नीचे और चलेंगे तो असिस्टेंट TLNC AC है, TL AC है, असिस्टेंट TL एंड AC है, ये वर्कशॉप में TL एंड AC, और ये ओपन लाइन में है। इसके बाद असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, असिस्टेंट ट्रेड है, और पॉइंट्समैन है। इसके बाद ट्रैकमैन 4 है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो पॉइंटमैन, ये ट्रैकमैन की और पॉइंट्समैन की होती हैं, और बाद बाकी वैकेंसी थोड़ा कम कम होती हैं। इसके लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए सभी के लिए C1 B2 B1 C1 C1 B1 B1, इस प्रकार आपका मेडिकल होना चाहिए। सबसे अच्छा जो मेडिकल होना चाहिए वो पॉइंट्समैन। अगर आप अपना मेडिकल है वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर चेक करा सकते हैं। अगर आपका A2 मेडिकल है तो आप हर एक पोस्ट के लिए फिट हो जाएंगे, और आपका उससे कम है तो आप पॉइंट्समैन छोड़ के और जो उसके नीचे मेडिकल रहेगा उसके लिए फिट होंगे, और आपका B1 है या B2 है तो उससे जितना भी आपका मेडिकल है उसके ऊपर नहीं हो सकते, आप उसके नीचे सभी के लिए फिट हो जाएंगे। एज 18 बता ही चुके हैं आपको क्या है। और इसके बाद आपका जो क्वालिफ़िकेशन है 10th और ITI, अगर आपके पास 10th है तो भी आप भर सकते हैं, और आपके पास 10th प्लस ITI है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आप वैकेंसी की बात कर लेते हैं, कहाँ किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि मेन मुद्दा यहीं पे यही रहता है कि वैकेंसी कम रहती है थोड़ा, और कंपटीशन आज ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको सोचना पड़ेगा कहाँ से हम फॉर्म भरें। इसके लिए आपको हम एक चार्ट बना के देंगे, उसके अनुसार आप देखेंगे तो आपको ये कहाँ से भरना है आपको फॉर्म, आपको आइडिया लगेगा कहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, कितना वैकेंसी है। ये वैकेंसी और पोस्ट दोनों डिपेंड करते हैं कट ऑफ कम जाने पर। जहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। चलिए जानते हैं। यह है मुंबई में टोटल 1892 है, UR की 701 है, SC की ST की 351, 1261, OBC 464, EWS की टोटल है 4672। टोटल मुंबई में कितनी है? 4672। ऐसे ही जो जयपुर है इसमें टोटल है
1433। इसके बाद हुबली है, इसमें 503। हुबली के बाद जबलपुर है, इसमें 1614 है। इसके बाद आगे आएंगे, इस 964 है भुवनेश्वर में। फिर आगे बिलासपुर में देखते हैं, तो बिलासपुर में कितनी है? बिलासपुर में टोटल पोस्ट है वो 1337 हैं। ऐसे आपका पोस्ट हर एक डिवीज़न में अलग अलग रहती हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो न्यू दिल्ली डिवीज़न में, वो 4785 सबसे ज़्यादा यहीं पोस्ट है, और यहीं से सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म भी भरेंगे। इसके बाद चेन्नई हुआ, इसमें 2694 वैकेंसी है। इसके बाद है गोरखपुर, 1370 वैकेंसी है। इसके बाद है 2048 गुवाहाटी में। इसके बाद है 1817 कोलकाता में, और मुंबई में 3244 हैं। सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, उसके बाद मुंबई, उसके बाद चेन्नई। इस प्रकार वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। हाजीपुर में 1251 है, प्रयागराज में 2020 हैं, कोलकाता में 1444 हैं, और जो सिकंदराबाद है यहाँ पर 1642 हैं। इस प्रकार ये टोटल जितने भी 17 जोन हैं, 17 जोन में टोटल है 32,800 समथिंग वैकेंसी हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कहाँ पे कितने वैकेंसी होनी चाहिए, आप कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, और आपको कहाँ से भरना है, जहाँ से आपका सिलेक्शन होने के अधिक चांस रहते हैं। आज जितना भी युवा है भारत में देख रहे हैं कि वैकेंसी तो वैसे भी बहुत कम आ नहीं रही हैं। आज आपसे को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की, अगर आप कोई भी कुछ भी काम है, आपको एक छोटे से स्टेज से शुरुआत करना है और अंत तक जाना है, आप यहाँ से स्टेबल नहीं हो सकते ना, तो आप इसको फॉर्म को भरिए और आप तैयारी करिए। आप इसमें सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप तैयारी करिए, उसके बाद आगे भी बढ़ते जाएंगे। इसके भी थ्रू जीडीसी एलडीसी बहुत वैकेंसी आती हैं, तो उसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम देंगे आपको, क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ से हर चीज़ का आपका सॉल्यूशन हर किसी के बारे में आपको बता सकते हैं। आप टाइम देख रहे हैं, रात के 12:02 हुए हैं। इस टाइम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचे, हमको भी मोटिवेशन मिले और हम अच्छे आपके लिए वीडियो बनाएं, आपके लिए जानकारी प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आप भी भविष्य में आगे सफल हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।